नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में फिर से दोहराया कि वो घुसपैठियों को देश में राजनैतिक नेतृत्व तय करने की इजाजत नहीं देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के मणिपुर दौरे पर। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो की उड़ानों में विलंब और उन्हें रद्द किए जाने की निगरानी के लिए गठित किया एक विशेष दल। भारत और मलेशिया ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। अमेरिका ने H-1B वीजा आवेदकों के लिए ऑनलाइन मौजूदगी की जांच का दायरा बढ़ाया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी मानदंड ब्याज दर में 0.25% अंक की कर दी है कटौती। और पुरुष क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम खेला जाएगा न्यू चंडीगढ़ में। और अब समाचार विस्तार से। चुनावी सुधारों और मतदाता सूची से जुड़े विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर कल लोकसभा में जोरदार बहस हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वो घुसपैठियों को देश में राजनैतिक नेतृत्व तय करने नहीं देंगे। कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे। मान्यवर नहीं रह सकते। इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं है। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि SIR का मकसद मतदाता का कई जगहों से नाम हटाना और अवैध प्रवासियों के नाम हटाकर मतदाता सूची को ठीक करना है। श्री शाह ने कहा कि देश को फिर से बांटने के लिए भौगोलिक परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने 2216 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश सीमा पर लगातार घुसपैठ पर भी बल दिया। श्री शाह ने तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस जैसी पार्टियों पर घुसपैठियों को बचाने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वोटर उन्हें बैलेट बॉक्स में जवाबदेह ठहराएंगे। गृहमंत्री ने सरकार की पता लगाओ, हटाओ और देश से निकालो की नीति को दोहराते हुए कहा कि अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में मान्यता नहीं दी जाएगी। श्री शाह ने कहा कि SIR का मकसद किसी भी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा करना तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करना है। केरल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रतन यू केलकर ने सूचित किया है कि SIR से संबंधित गणना प्रपत्रों की संख्या बढ़कर करीब 2,74,70,936 हो गई है, जो कुल प्रपत्रों का 98.64% है। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह संख्या अंतिम नहीं है, क्योंकि अनेक बूथ स्तर के अधिकारियों ने डिजिटलीकरण का काम अभी पूरा नहीं किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंच रही हैं। इस दौरान वे राज्य में आयोजित होने वाले कई औपचारिक और विकासात्मक कार्यों में भाग लेंगी। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर इम्फाल पहुंचेंगी, जहां उन्हें पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वे ऐतिहासिक मैपल कांगजेईबुंग स्टेडियम का दौरा करेंगी, जहां वे राज्य की समृद्ध खेल विरासत को मनाने के लिए आयोजित एक पोलो प्रदर्शनी मैच देखेंगी। शाम को राष्ट्रपति इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में मणिपुर सरकार द्वारा आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगी। कल राष्ट्रपति इम्फाल में नुपी लाल स्मारक परिसर का दौरा करेंगी। इम्फाल से जे थोकचोम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने गुरुग्राम स्थित इंडिगो के कॉर्पोरेट कार्यालय में एक विशेष निगरानी दल का गठन किया है। DGCA ने एक आदेश जारी कर इसकी घोषणा की। इसका उद्देश्य उड़ान में देरी होने और इनके रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करना है। इस 8 सदस्यीय दल का नेतृत्व उप मुख्य उड़ान संचालक निरीक्षक कैप्टन विक्रम शर्मा कर रहे हैं। ये दल विमान की क्षमता, चालक दल की उपलब्धता, उपयोग के घंटे, अनियोजित अवकाश और अतिरिक्त चालक दल सहित प्रमुख परिचालन क्षेत्रों की निगरानी करेगा।
भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2023-24 में यात्रा को किफायती बनाए रखने के लिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यात्रियों को दी गई सब्सिडी कुल यात्रा लागत का 45% है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल का किराया विश्व में सबसे कम है। रेल मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत अपने यात्रियों को सबसे किफायती परिवहन सुविधा प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के संबंध में कांग्रेस की टिप्पणियों की आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि श्री मोदी के सरकारी दौरे और राष्ट्रहित में विदेश की यात्रा पर जाते हैं। कि जो पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रही उसे पता होना चाहिए देयर इज ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन फॉरेन विजिट ऑन ड्यूटी एंड फॉरेन विजिट ऑन वेकेशन। प्रधानमंत्री जब जाते हैं आधिकारिक यात्रा पे जाते हैं, देश के कार्य से जाते हैं। राष्ट्र आज महावीर चक्र से सम्मानित बीएसएफ के सहायक कमांडेंट रामकृष्ण वधवा और उनके उन 8 साथियों के शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है जिन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान पंजाब के फिरोजपुर जिले के मामदोद सेक्टर में स्थित राजा मोहतम चौकी को दुश्मनों से छीन लिया था। बीएसएफ इस दिन को राजा मोहतम दिवस के रूप में मनाती है। एक रिपोर्ट। असिस्टेंट कमांडेंट आर.के. वाधवा 1968 में सीमा सुरक्षा बल में शामिल होने से पहले 1963 से 1967 तक भारतीय सेना की तोपखाना रेजिमेंट में बतौर अफसर नियुक्त रहे। 3 दिसंबर 1971 को राजा मोहतम पोस्ट पर दुश्मन का कब्जा हो गया था। 5 दिसंबर को असिस्टेंट कमांडेंट वाधवा, जो बीएसएफ की 31वीं बटालियन के कंपनी कमांडर थे, उन्हें इस पोस्ट पर फिर से कब्जा करने की जिम्मेवारी सौंपी गई। सैनिकों ने 7 दिसंबर को 3 घंटे की लंबी लड़ाई के बाद फिर से इस चौकी पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया, परंतु 11 दिसंबर को दुश्मन के जवाबी हमले को रोकते हुए असिस्टेंट कमांडेंट वाधवा भारी गोलाबारी में शहीद हो गए। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। वे बीएसएफ के पहले और इकलौते ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें बहादुरी के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके 2 साथियों सब इंस्पेक्टर इकबाल सिंह और कांस्टेबल राम सिंह को भी सेना मेडल से सम्मानित किया गया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। भारत और मलेशिया ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध अपने सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। नई दिल्ली में आतंकरोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए भारत मलेशिया संयुक्त कार्य समूह की 3री बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद परिदृश्य पर विचार विमर्श किया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय में आतंकरोधी मामलों के संयुक्त सचिव विनोद बहादे और मलेशिया के गृह मंत्रालय में अवर सचिव मोहम्मद अजलन बिन रजाली ने की। दोनों पक्षों ने आतंक के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की तथा व्यापक और स्थायी तौर पर आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया पैसिफिक ग्रुप और आसियान क्षेत्रीय मंच समेत बहुपक्षीय मंचों में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। एशियाई विकास बैंक ने अपनी एशिया और प्रशांत विकास दृष्टिकोण रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। जुलाई सितंबर की तिमाही में भारत द्वारा दर्ज की गई मजबूत वृद्धि दर तथा वर्तमान वित्त वर्ष में विकास की और भी मजबूत संभावनाओं के चलते 0.7% अंक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि अमरीका ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मौजूदगी की समीक्षा का दायरा बढ़ाकर सभी H-1B विशेष व्यावसायिक श्रमिकों और उनके H-4 आश्रितों तक कर दिया है। ये घोषणा ट्रंप प्रशासन के हाल के उस
फैसले के बाद की गई है, जिसमें सभी H1B और H4 आवेदकों के लिए सोशल मीडिया स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया गया, जिससे हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए नई अनिश्चितता पैदा हो गई थी। विदेश विभाग 15 दिसंबर से छात्रों और एक्सचेंज यात्रियों के अलावा सभी H1B आवेदकों और उनके आश्रितों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति को समीक्षा को अनिवार्य कर देगा। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने अपनी मानदंड ब्याज दर में 0.25% अंकों की कटौती की है, जिससे फेडरल फंड दर 2022 की शुरुआत के बाद से अपने निचले स्तर पर आ गई है। नई लक्ष्य सीमा अब 3.75 और 4.0% के बीच से घटकर 3.5 से 3.75% हो गई है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हमारे सहयोगी आनंद पाठक। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला आज शाम 7 बजे से चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम 5 मैचों की T20 श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इससे पहले कटक में हुए T20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराया था। इस बीच भारतीय स्टार फुटबॉल खिलाड़ी आशा लता देवी को एशियाई फुटबॉल महासंघ के महिला एशियाई कप की सर्वकालिक ड्रीम 11 टीम के लिए नामित किया गया है। उन्हें डिफेंडर श्रेणी में रखा गया है। अपडेट के लिए शुक्रिया आनंद। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के अखबारों की सुर्खियों के साथ हैं हमारे साथ सहयोगी सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में जो मामले प्रमुखता से छाए हैं, उनमें संसद में हुई तीखी बहस, इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने से पैदा असुविधा को दूर करने के उपाय और भारतीय पर्व दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया जाना प्रमुख है। वीर अर्जुन की सुर्खी है, SIR मुद्दे पर शाह का राहुल पर प्रहार। देशबंधु ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, अमित शाह व राहुल गांधी में तीखी बहस। राजस्थान पत्रिका ने संसद के शीतकालीन सत्र में गृहमंत्री अमित शाह के कथन को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, घुसपैठिए तय नहीं कर सकते देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। अखबार ने यूनेस्को की बैठक में दीपावली को मानवता की अमूर्त धरोहर का दर्जा दिए जाने के समाचार को सचित्र प्रकाशित किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ इस खबर पर खुशी मनाते लोग और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा मनाई गई प्रतीकात्मक दीपावली को चित्रों में देखा जा सकता है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में फिर दोहराया कि वे घुसपैठियों को देश में राजनीतिक नेतृत्व तय करने की इजाजत नहीं देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के मणिपुर दौरे पर। अमेरिका ने H1B वीजा आवेदकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने अपनी मानदंड ब्याज दर में 0.25% अंक की कटौती की है। और पुरुष क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा दूसरा T20 आज शाम न्यू चंडीगढ़ में। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।